यह उन दिनों की बात है जब मेरी शादी के 6 साल बीत गए थे। हर बार ऊपर वाले ने मुझे सिर्फ बेटियां ही दी थी, लेकिन तीनों बेटियों में सबका 1.5 साल का ही फ़र्क था। उन्हें ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। मेरे पति का छोटा सा घर है, कम सैलरी, ना कोई नौकर न चाकर। छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे अकेले घर में कामकाज के साथ बच्चे भी संभालने होते थे। मेरा पति भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। मेरे सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं है। एक अकेली औरत के लिए बहुत ही कठिनाई होती थी। बड़े दिनों मुश्किल से मैंने गुजारे थे। घर पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था जो मेरी बात सुनता, मेरी मदद करता। मेरे पति शाम को घर लौटते तो वो भी आते ही बच्चों में लग जाते थे और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थक हारे जाते थे कि लेटते ही सो जाते थे। एक तो बच्चों की थका देने वाली जिम्मेदारी, उस पर घर की साफ सफाई, खाना पीना। ये दिन मुझ पर बड़े मुश्किल से गुजर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन मेरे पति ने एक बड़ी सी उम्र की सख्त को अपने साथ घर में ले आए और फिर मुझसे बोले कि लो जी, तुम्हारा मसला ऊपर वाले ने हल करवा दिया है। आज से ये नौकर तुम्हारे सारे काम कर दिया करेगा और बच्चों को भी संभाल लेगा। जो काम कहोगे ये इनकार नहीं करेगा। वह शाम को 7 बजे के बाद वापस घर चला जाया करेगा। मेरे पति मुझसे कहने लगे कि ये बुज़ुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के घर का नौकर है। वो लोग कुछ दिनों के लिए दुबई घूमने गए हुए हैं और यहाँ उनकी कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। जो भी कामकाज हो वो बता देंगे। देखने में तो वो अच्छे खासे उधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर शर्मिंदगी सी छाई हुई थी। सर के सारे बाल सफ़ेद थे। नज़र झुकाए खड़े थे। मैंने सोचा कोई औरत होती तो मुझे कुछ सुकून भी होता। यह बुज़ुर्ग आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन मेरे पति के बॉस का हुक्म था तो इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते थे। वे सुबह 8 बजे तक घर पहुंच जाते थे और शाम को 7 बजे के बाद वापस चले जाते थे। घर का कामकाज में उनसे क्या करवा सकती थी। हाँ, उनके आने से एक ज़रूर काम आसान हुआ था। बच्चे उनके साथ घुल मिल गए थे और फिर वो छोटे मोटे काम भी कर देते थे। वो मुझे बिटिया कहकर पुकारते थे। मैं किचन में बिज़ी होती थी तो खुद भी किचन में आ जाते और कहने लगते, मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी अच्छे से काट लेता हूँ। कोई काम हो तो बिना झिझक कह दिया करो। वो मेरे पिता की उम्र के थे। मुझे उन्हें काम कराते हुए भी शर्म आती थी। अंकल जी रहने दीजिए, बस आप बच्चों को संभाल लिया करें और बाज़ार से सामान ला लिया करें। मुझे उनके आ जाने से बड़ी सहूलियत अच्छी हो गई थी। बाज़ार की चीज़ों में उनसे मंगवा लिया करती थी और साथ बजते ही वो घर जाने के लिए तैयार खड़े होते थे। फिर मुझे इजाज़त मांगते, बिटिया मैं जाऊँ। जब मैं कहती हाँ जाइए तो कहने लगती, बेटी मुझे 10 रुपया दे दो। पैसे तो मेरे पास अक्सर होते ही थे। मैं रोज़ 10 रुपये उनके मांगने पर उन्हें दे दिया करती थी। एक बार मैंने उनसे 100 का नोट दिया कि रख ले लीजिए, लेकिन उस नौकर ने वापस कर दिया। कहने लगे बेटा सिर्फ 10 रुपये ही लूँगा। मैंने बहुत कहा कि मैं अपनी खुशी से 100 रुपये आपको दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे बस 10 रुपये ही लूँगा। मुझे उनकी बात कुछ अजीब सी लगी। 2 महीने गुजर गए थे, इसलिए मैं अब उस बुज़ुर्ग नौकर से अच्छी खासी घुल मिल गई थी। किचन में मैं जब भी खाना बना रही होती तो बर्तन धोने लगते और कभी सब्जी बना देते। मुझे अब उनसे किसी भी चीज़ की चर्चा करने में शर्मिंदगी सी महसूस नहीं होती थी। एक बार मैंने उनसे अपने घर वालों के बारे में पूछा। एकदम से उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब सी हो गई। चेहरा टेढ़ा सा होने लगा और मुझे गुस्से से देखने लगे। पहली बार मुझे उनसे डर सा महसूस हुआ था। मैं उनकी नज़र चुरा ली, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। बस वे खामोशी से किचन से बाहर निकल गए। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे क्या पड़ी थी उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछने की। बेहतर है
कि मैं अपने काम से काम रखूं। खैर अगले दिन उनका व्यवहार पहले जैसा था। फिर बातों ही बातों में वो अपने मालिक के किस्से सुनाने लगे थे। मैंने एक बार एक और सवाल पूछा कि अंकल जी, साहब की बीवी का तो अभी अपनी जिक्र भी नहीं किया, वह कैसी है? मैं किचन में सलाद काटते हुए पूछने लगी। वो भी वहीं बैठे थे। एक ठंडी गहरी सांस ली, फिर कहने लगे, मिजाज की तेज़ है लेकिन अच्छी है। आप क्या करें, नौकर है तो नखरा क्या, हमें तो बस काम से मतलब है। अंकल जी, साहब आपके तनख्वाह क्या देते हैं? मैंने पूछा। वो कुछ पल के लिए मुझे ज़ोर से देखने लगे। चेहरे का रंग फिर से बदल गया और इस बार में उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, बस बात को टाल दिया। मैं ज़रा बच्चों को देख लूं, फिर वो किचन से बाहर निकल गए। लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग सा रंग आ गया था। न जाने क्यों मुझे उन पर अब कुछ ऐसा शक सा होने लगा था। शाम के 7 बजे ही उन्हें बस घर वापसी की जल्दी होती थी। कई बार मेरे पति ने उनसे कहा था कि हमारे घर में एक कमरा मेहमानों के लिए खाली है, आप वहाँ आराम कर लिया करें या कुछ देर और रुक जाए, लेकिन नहीं, जल्दबाजी देखते, जैसे कोई उनका इंतज़ार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बात में वो अपनी बीवी का जिक्र करने लगे। बड़ा ख्याल रखती थी वो मेरा, जैसे तुम अपने पति का रखती हो। ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अंकल जी, आपको अम्मा से बहुत मोहब्बत है, तभी तो 7 बजते ही आपको जाने की जल्दी होती है। वो इंतज़ार में रहती होगी। मेरी बात एक उलझन से उनके चेहरे में छा गई। किसी गहरी सोच में डूबकर बोले, ठीक कहती हो बिटिया, मेरे इंतज़ार में ही होती है कि मैं ज़रा भी लेट हो जाऊं तो दरवाजे पर फिक्रमंदी से खड़ी रह ताकने लगती है। अंकल जी, प्यार तो ऐसा ही होता है, वो तो वक्त गुजरने के साथ साथ और भी ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है। मेरी बात पर वो मुझे दूर से देखने लगे। तुम बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह बातें करती हो। सोचता हूँ अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती। मुस्कुराते हुए बोले, आप नौकरी क्यों करते हैं? अंकल जी, मेरे सवाल पर फिर से रुख बदल गए थे। अजीब सा मिजाज था उनका। कभी किसी सवाल पर बिना जवाब दिए बिना ही उठ चले जाते थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी। बेटी की सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, तभी वो इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। मैंने अपने पति से कहा कि आपका बॉस अंकल को महीने की सैलरी तो देता ही होगा, जिससे उसका गुजर बसर हो ही जाता होगा। लेकिन अब उनके बॉस यहाँ नहीं हैं, तो अंकल के घर वालों का खर्चा में बड़ी मुश्किल होती होगी। आप उन्हें और पैसा दे दिया करें ताकि वह अपने घर को अच्छी तरह से चला सके। मेरे पति बोले कि वो ले तब ना, हर बार इनकार कर देते हैं। बेटा मेरा मालकिन दे देता है, यही मेरे गुजारे के लिए काफ़ी है। मैंने भी ठान ली थी कि इस बार जो भी हो पूछूंगी ज़रूर कि 10 रुपये के नोट से आखिर आप करते क्या हैं। अगले रोज़ मैंने अंकल जी से 10 रुपये का नोट देते हुए पूछ ही लिया कि उन्हें इससे मिलता क्या है। इस बार वो खामोशी से बाहर नहीं गए थे, बल्कि मुझे कहने लगी, मेरा घर आना और सब अपनी आँखों से देख लेना। अगले दिन जब मैं उनके घर गई तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं और मेरे पति दोनों ही अंकल जी के साथ उनके घर गए थे। एक पुराना सा इलाका था, छोटी छोटी गलियां थी, तंग सा माहौल था। एक गली में दाखिल होते ही 2-4 घरों के बाद गली बंद थी। आखिर मकान के सामने हम अंकल के साथ खड़े हो गए, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं था, हल्के से धक्का दी से ही खुल गया था। मेरे और मेरे पति ने एक दूसरे को हैरत से देखा, फिर हम अंदर दाखिल हो गए। घर बिल्कुल वीरान सा था। घर के अंदर दाखिल होते ही बड़ा सा आंगन था और सामने 3 कमरे थे। हर कमरे के 2 लकड़ी के दरवाजे थे। आंगन में लगे पेड़ सूख चुके थे। हर चीज़ मिट्टी का ढेर था। आंगन के एक कोने में एक कब्र देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी, जिसकी मिट्टी गिरी हुई थी। घर में कोई और मौजूद ही नहीं था। वीराना सा राज था।
अंकल जी की चारपाई भी उस कब्र के बाईं तरफ बिछी हुई थी। करीब ही मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था और उस पर स्टील का गिलास जो उल्टा रखा था। अंकल जी सबसे पहले उस कब्र पर गए। मालती, देखो यह सही कौन आया है? अरे तुमको बताया था ना कि बेटियां आने की जिद कर रही है। बहाने बनाकर तुम लोगों के बारे में पूछती रहती है, इसलिए इस बार साथ ले आया। मेरे कदम तो यह सब देखकर वहीं जम गए थे। मेरे पति की हालत भी मुझसे कुछ अलग नहीं थी। अंकल ने अपनी जेब से अगरबत्ती निकाली और माचिस से जलाकर कब्र पर रख दी। फिर पलटकर हमें देखने लगे। तुम दोनों क्यों रुक गए? अरे आओ ना। तुम पूछती हो ना कि मैं 10 रुपये क्यों लेता हूँ। मालती को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसके लिए उसके लिए ले आता हूँ। खुश हो जाती है बेचारी। चलो तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ। ये कहकर वह मेरे पास आए और हाथ थाम कर अपनी बावर्ची खाने ले गए। वहाँ की हालत भी बाकी घर जैसे ही है, खाली बावर्ची खाना था। चंद स्टील के बर्तन थे, वो भी मिट्टी से सने हुए। मुझे लगा शायद उनकी फैमिली किसी हादसे का शिकार हो गई है। सभी शायद दुनिया छोड़ चुके हैं, इसलिए बिना सैलरी के काम करते हैं। फिर वे मुझे और मेरे पति को अपने बेटे के कमरे में ले गए। हालांकि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीर देखकर मेरे पति और मेरे होश उड़ गए। खौफ की नज़र में हमने अंकल जी को देखा था। तस्वीर में अंकल जी ने अपने बेटे और बहू के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। बेटा जवान 21 से 22 साल का लग रहा था और बहू शायद 19 से 20 साल की होगी। मेरे पति की आंखें फैली हुई थी। ये तो मेरे बॉस सर हैं। मेरे पति ने तस्वीर के सामने उस नौजवान की तरफ उंगली उठाकर हैरत से कहा। उनके मुंह से यह सुनकर अब मैं ठिठुर सी हो गई थी। मैंने आज तक मेरे पति के बॉस को नहीं देखा था, बस जिक्र ही सुना था। अंकल जी, आप मेरे बॉस के पिताजी हैं क्या? मेरे पति की आवाज़ हैरत के मारे कांपते हुए निकल रही थी। अंकल जी की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। अंकल जी ने बोला, नहीं बेटा, मैं उनका नौकर हूँ। अब वो फूट फूट कर रोने लगे थे। मेरे पति ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। अब वो मेरे पति के गले लगकर फूट फूट कर रो रहे थे। मेरी आंखों से यह सब देखकर पथरा सी गई थी। मेरा घर बार, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। बेटा, मैं तो आज तक ये ही नहीं समझ पाया कि मेरा कसूर क्या था। मैंने तो हमेशा अपने माँ बाप की सेवा की थी। बेटे की अच्छी परवरिश की खातिर, उसे अच्छी शिक्षा दिलवाने की खातिर खुद की नींद चैन सब छोड़ दिया था। शुरू से ही मेरे साहब के घर का नौकर था। उस वक्त मुझे रोज़ 10 रुपये मिलते थे। उससे मेरा घर अच्छा चल रहा था। सागर छोटा था। मेरी बीवी पूरा दिन मेरे माँ बाप की सेवा में गुजर देती थी। मैं 9 बजे तक घर लौटता था। अपने बाबा की टांगें दबाकर, माँ का दिल की बातें सुनकर बीवी के पास जाने की बारी आती थी। बस वही 1-2 घंटे ही हमारी ज़िंदगी थी। हम हंसते थे, बातें करते थे। सागर के जन्म होने के बाद हमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। हमने सोचा कि हम तो अनपढ़ हैं, इसलिए लोगों की नौकरी करके उनके झूठे बर्तन खाने पर मजबूर थे। बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। वक्त आगे बढ़ता रहा। मेरे माँ बाप भी एक के बाद एक दुनिया से चले गए। कब मालती ने अम्मा की जगह ले ली, कभी खबर भी ना हुई। हमारी खूबसूरत परवरिश और ख्वाहिश के सामने इकट्ठे करते हुए बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए। सागर अब नौकरी पर लग चुका था। मैंने अपने सेठ से कहा, सागर की उनकी ऑफिस में नौकरी लगवा दे। वह भी मेरी बात मान गए, क्योंकि मैंने सारी जवानी उनके घर की सेवा में गुजारी थी। साहब की एक ही बेटी थी, यह भी इकलौती है, इसलिए घमंडी और बदतमीज़ भी है। मुझे तो नौकर कहकर पुकारती थी, लेकिन जब मैं नौकर था तो नखरे क्या दिखाना। बात यहीं तक रहती तो तकलीफ़ ना देती। सागर की सैलरी अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा अब हम दोनों के भी दिन बदल जाएंगे।
मैं भी अब नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊंगा तो वक्त में जवानी में बीवी को दे नहीं पाया, वह हम दोनों बुढ़ापे में साथ गुजार लेंगे। सागर की पहली सैलरी मिलने पर मैंने साहब से कहा कि मुझे अब नौकरी से छुट्टी चाहिए। वह भी खुशी के मारे मान गए। चंद महीने घर पर रहकर ही गुजारे थे कि एक दिन साहब मेरे घर आया और अपनी बेटी के लिए सागर का रिश्ता मांगा। मैं तो हैरत रह गया। कहाँ सागर और कहाँ आपकी बेटी। सागर खूबसूरत था और मेहनती भी था। साहब को और क्या चाहिए था। सारी ज़िंदगी मेरी तो गुलामी में रह गई थी, अब उन्हें सागर की गुलामी चाहिए थी। बेटी अगर किसी दूसरे घर विदा होकर जाती तो 4 दिन न रह पाती, इसलिए सागर को फंसा लिया और मेरा बेटा भी दौलत देकर हवा में उड़ने लगा। मेरे लाख समझाने पर भी उसने शादी करने पर वो डटा रहा। बहरहाल मुझे भी आखिर में बेटी की ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा। बहू चंद दिन ही हमारे घर पर रही, फिर सागर को भी हम अपने साथ ले गई। मालती बहुत दुखी हुई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटी की अपनी ज़िंदगी है, उसे गुजारने दो। वो कहने लगी कि मैंने भी तो अपनी जवानी अपनी ख्वाहिश पर मिट्टी डालकर सागर की ख्वाहिश को पूरा करने में गुजार दी। क्या ये दिन देखने के लिए? मैंने कहा वो हमारा फ़र्ज़ था। वो रोने लगी। मैंने उसे बहुत बहलाया, लेकिन वह बीमार रहने लगी थी। सागर पहले पहले तो हफ्ते में एक बार चेहरा दिखा दिया करता था। घर के खर्च के लिए पैसे भी दे दिया जाता था, लेकिन फिर उसका आना जाना कम हो गया। मैंने जब तक देखा कि बेटा अब खर्च भी नहीं देता था तो किसी और घर में मैं नौकरी कर ली। मालती की जवानी भी मेरा इंतज़ार करते करते गुजरा था, अब बुढ़ापा भी इंतज़ार में ही। मुझे अगर ज़रा देर हो जाती तो दरवाजे की दहलीज पर खड़ी मेरा इंतज़ार करती रहती थी, और यही इंतज़ार उसे एक दिन कब्र में बदल दिया। मुझे अपने घर से बड़ा प्यार था, इसलिए मैंने मालती को कहीं जाने नहीं दिया और यहीं इसी आंगन में ज़मीन में दफना दिया। सागर मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। मैं दिन वहाँ गुजारता था, लेकिन रात को मुझे लगता था कि मालती अकेली है, इसलिए वापस घर पर ही रात को गुजारता था। सागर कभी मुझे अपना बाप समझा ही नहीं। आज तक मुझे नौकर कहकर पुकारता है। अब भी मैं वहाँ नौकरी करता हूँ। बस फ़र्क ये है, मालती को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए 10 रुपए की अगरबत्ती लाता हूँ। सोचता हूँ सारी ज़िंदगी जिस औलाद की ख्वाहिश पूरा करते करते गुजार दी, उसके पास 2 वक्त की रोटी मुझे देने के लिए नहीं है। अब मालती को वक्त देने का वक्त आया तो उसका वक्त पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसके पास मौजूद हूँ। बातें करता हूँ, अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं मुझे। अंकल जी की बातें हम दोनों मियाँ बीवी की आंखों में आंसू बहाने लगे। रो रो कर मेरी हिचकियाँ बन गई थी। ये कैसा जुर्म था, ये कैसी अंधी नगरी थी। इतने बड़े घर में नौकरों की कौन सी कमी थी जो एक ससुर की सेवा नहीं की जा सकती थी।